आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। सुबह के 8:37 हो चुके हैं। सलाम जी के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा। नाज़रीन, ये सलाम जी के प्रोग्राम आप बराह रास्त 10 बजे तक गुलिस्तान न्यूज़ पर देख सकते हैं और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ देने आए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम सलाम जी के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर की कुछ अहम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे और उसके साथ साथ ही मुल्क के अंदर क्या कुछ है चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। LPG के हवाले से, तेल के हवाले से और दीगर जितनी भी खबरें हैं जो मुल्क के अंदर, उस पर उनकी तफसीलात हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। उसके साथ साथ ही मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आज 12वां दिन है, आज 12वें दिन क्या कुछ ताज़ा अपडेट है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, तफसीलात से पहले तारीख पर भी नज़र डालनी है और आज 11 मार्च मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो तफसीलात हम आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन 11 मार्च को 1669 में इटली में आतिशफिशां के फटने से तकरीबन 15,000 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 मार्च साल 1779 में अमरीकी फौज ने कोर ऑफ इंजीनियर कायम किया है, वो आज का ही दिन है। और आज ही के दिन 1881 में कलकत्ता के टाउन हॉल में रामनाथ टैगोर का मुजस्मा नस्ब किया गया है। वो पहला भारतीय था जिसका ये मुजस्मा नस्ब किया गया है साल 1881 में। और साल 11 मार्च साल 1917 में बरतानिया फौज ने बगदाद पर कब्जा कर लिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 मार्च साल 1918 में मास्को रूस की राजधानी बना, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 मार्च साल 1948 में विशाखापट्टनम में मुल्क के पहले जदीद जहाज जल ओशा का आगाज हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 मार्च साल 1963 में सोमालिया ने बरतानिया से सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1978 में इजरायली शहर तल अबीब हमले में 45 अफराद मारे गए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2004 में स्पेन के मैड्रिड में रेल नेटवर्क में सिलसिलावार बम धमाकों में 191 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में पाकिस्तान के लाहौर में 2 खुदकुश धमाकों में 26 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2011 में 11 मार्च साल 2011 जापान में जलजले और सुनामी, फुकुशिमा और जौहरी प्लांट के हादसे की वजह से तकरीबन हजारों अफराद की जान चली गई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2011 में हिंदुस्तान ने धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा किया, 11 मार्च साल 2011। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 11 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर कुछे। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आप इस ट्रांसमिशन को देखते हैं और ख़बरों का करते हैं आगाज़। और सबसे पहले आपको बताते हैं मरकज़ी काबीना का अहम तरीन इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के अंदर जहाँ मुख्तलिफ अमूरात पर तबादला ख्याल हुआ है और मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की बरकरारी को किस तरीके से यकीनी बनाया जाए उस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा फ़ैसला लिया गया है और वो बड़ा फ़ैसला है जल जीवन मिशन के हवाले से। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक जो कल रात देर गए वज़ीर अशरफ वैष्णव की तरफ से सामने रखी गई है, उसके मुताबिक जल जीवन मिशन जो शुरू किया गया था साल 2019 में, उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया। और बड़ी खबर कि मरकज़ी काबीना ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक चालू रखने को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2028 अब नेक्स्ट डेडलाइन जो है वो जल जीवन मिशन को मुकम्मल करने के हवाले से है। कुल मिलाकर 8.7 लाख करोड़ रुपया दोबारा से रखा गया है इस स्कीम पर, जो रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत दी गई है, यानी देही इलाकों के अंदर पीने के पानी की माकूल और मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। इस ज़िम्मन में दिसंबर 2028 की हद मुकर्रर कर दी गई है और मरकज़ी हुकूमत ने इस पर 8.7 लाख करोड़ रुपया
खर्च करने का फैसला ले लिया है। मिशन शिफ्ट फोकस हो गया जी इंफ्रास्ट्रक्चर से। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से सर्विस किस तरीके से बेहतर मिले, सर्विस डिलीवरी किस तरीके से हो। कहीं पर टैंक बना, कहीं पर नलके बिछे, कहीं पर रिजर्वियर बने, कहीं पर एसआर्स बने। अब वो सारी चीज़ें जब बनी, अब पानी भी तो मिलना चाहिए, तो उस ज़िम्मन में यह फैसला लिया गया और अब यह फैसला हुआ कि दिसंबर 2028 तक यह सिलसिला जो है वो चलेगा। याद रखिएगा नवंबर 2019 का महीना था। 2019 में वज़ीर आज़म साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर जल जीवन मिशन का इफ्तिताह किया था, हर घर जल का नारा दिया गया था और अब इसमें सर्विस डिलीवरी को भी एड ऑन किया गया है। कुल मिलाकर जब हम रूरल हाउस होल्ड्स की बात करेंगे जिन्हें अभी तक कनेक्शंस मिले हैं वो 15.8 करोड़ रुपया है। 15.8 करोड़ कनेक्शंस है जो मुल्क की सतह पर है और अब इसको जो सुजलाम भारत फ्रेमवर्क है उसके तहत लाने की भी बात को जो है वो मंजूरी दे दी है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि हर घर जल कवरेज जो है वो 2028 तक चलेगी। ग्राम पंचायतों से हर एक इलाके से अब सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया गया है कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल है और उससे बाज़ाब्ता तौर पर फ़ायदा आवाम को मिल रहा है। यानी अब जहाँ पहले इंजीनियर्स फैसला करते थे, एमएलएज या एमपीज भी देखते थे, लेकिन अब इसमें एक नई स्कीम जोड़ दी, नई बात जोड़ दी गई है कि ग्राम पंचायतें जो हैं वो सर्टिफाई करेंगी कि काम मुकम्मल हुआ है और सप्लाई का कोई फ़ायदा है या नहीं है। और ये साफ कर दिया गया है कि जल उत्सव पैनल्स बनाए जाएंगे। कम्युनिटी यानी हर एक इलाके के अंदर जल उत्सव पैनल प्लान किए जाएंगे ताकि सालाना तौर पर रिव्यूज़ लिए जाएं कि क्या हमारा मिशन सही तरीके से चल रहा है या नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने कल एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत जल जीवन मिशन को साल 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया। 8.7 लाख करोड़ रुपए का रकम इसमें रखा और साथ साथ ये साफ किया कि अब सर्विस सेक्टर को इसमें प्रायोरिटी पर लिया जाएगा। अहम और बड़ी खबर अब ये हमारे लिए इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी काम किए गए हैं, काफ़ी कामों पर एतराज़ भी है, कमेटी भी बनाई गई थी। इस दौरान ये तसव्वुर था कि अगर ये मिशन ख़त्म हुआ तो क्या ये काम आगे बढ़ पाएगा, जो रुका पड़ा काम है नहीं पड़ा है, तो एक राहत जम्मू कश्मीर के लिए भी है और उम्मीद है कि अब इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक नई राहत और नया फ़ायदा मिलेगा, जिस तरीके से मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर जल जीवन मिशन की वजह से फ़ायदा मिल चुका है। ये तो थी खबर नई दिल्ली की और नई दिल्ली के उस सियासी महाज की जहां पर आज का दिन भी इंतहाई अहम है, क्योंकि इतलात और ख़बरों के मुताबिक स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जारी है और अदम एतमाद की तहरीक के बीच आज वज़ीर दाखिला अपना बयान ऐवान के अंदर देंगे और जब वो बयान अपना देंगे तो हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच जो पिछले एक दिन से तनातनी चल रही है और स्पीकर के मामले पर जो अदम एतमाद की तहरीक है उसका रुख वाज़िया हो जाएगा। आज का दिन भी नई दिल्ली के हवाले से इंतहाई अहम है। जहाँ कल काबीना का इजलास हुआ वहीं पर आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर पर तमाम नज़रें रहेंगी जो पार्लियामेंट के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पर अपनी बात आज रखेंगे। इसके बाद आते हैं जनाब जम्मू कश्मीर की ओर और जब जम्मू कश्मीर का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले सियासत नहीं मौसम का मिजाज आपको बताते हैं और मौसम का मिजाज कल से बदला हुआ है। वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी हुई है और यह सिलसिला सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर ही देखने को नहीं मिला बल्कि करगिल के इलाकों के अंदर भी, करगिल के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर जो करगिल का इलाका है वहां पर भी मुतअद्दिद मकामात पर बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई है। इस बीच आज का दिन भी मतला अबर आलूद रह सकता है, बूंदाबांदी हो सकती है, न सिर्फ सोबा कश्मीर के अंदर बल्कि सोबा जम्मू के अंदर भी इस वक्त मतला अबर आलूद है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज सोबा जम्मू के अंदर भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया गया है। कल राजधानी टॉप दोबारा से बंद करना पड़ा क्योंकि बर्फबारी पड़ी थी। बांडीपोरा गुरेज रोड पर कल बर्फबारी दोबारा देखने को मिली। सोनमर्ग जोजिला करगिल सोनमर्ग जोजिला वाले रोड पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी हुई है। करगिल में तस्वीर आपके सामने है। सिंथन टॉप पर दोबारा से कल रात देर के बर्फबारी हुई है और मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि 11 मार्च शाम देर गए तक बारिशें और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर हो सकती है। ताहम मैदानी इलाके जो हैं वहाँ पर हवाएं भी चल सकती हैं, मतला बरालूद भी रहेगा और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
जब हम बारिशों की बात करते हैं तो बारिशें बहुत कम हुई है, बर्फबारी इस बार बहुत कम हुई है। आगे आने वाले जो गर्मी के अय्याम है वो किस तरीके से निकलेंगे, एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। माहिरीन माहौलियात का मानना है कि जिस तरीके से तब्दीली आ रही है मौसम के अंदर, ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये इंतहाई अलार्मिंग है और आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। मौजूदा वक्त में जब हम आज की बात करते हो तो आज भी दरियाए जहलिम का पानी जो है वो सूख चुका है और सतह जो दरिया की सतह है वो साफ कई मकामात पर नजर आ रही है। दरियाए चिनाब में भी पानी के बहाव में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिल रही है और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ माहौलियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है। तब उम्मीद यह है कि बारिशों का आगाज आज वादी कश्मीर के अंदर भी और वादी सूबा जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर होगी और ये तस्वीरें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की है जहां पर मतला आलूद है, बादल आपको नजर आ रहे हैं। बस उम्मीद इस बात की है कि रहमत बारान का आगाज वादी कश्मीर, लद्दाख और जम्मू सूबे के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर हो। चलिए नाज़रीन, तो ये थी मौसम के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा अब किश्तवाड़ की करते हैं क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर आग की एक होलनाक वारदात में कुछ नुकसान भी हुआ है। इस तरह की इतलात किश्तवाड़ से मिल रही है। किश्तवाड़ में आतिशज़दगी से म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर जो है वो आग की नज़र हुआ है। एक रिहायशी मकान भी मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुआ है और उसके साथ साथ ही फायर ब्रिगेड की टीमें अगरचे मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कार्रवाई, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग बुझाने से पहले ही एक तो म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ एक जो रिहायशी मकान है वो भी पूरी तरह से इस आग की इस वारदात में खाकिस्तार हुआ है। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये आग कैसे लगी है, क्या कुछ वजूहात है। इस सिलसिले में अब तहकीकात जो है वो जारी है। जब आग रात के दौरान लगी है तो उसके बाद ही फायर सर्विस अमला, मकामी लोग और साथ ही साथ पुलिस, CRPF और फौज भी वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। लेकिन अभी तक जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हुआ है। एक तो म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर आग की वारदात में खाकिस्तर हुआ है और एक रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त किश्तवाड़ से बता रहे हैं जहां पर इत्तलात और खबरों के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ के अंदर आग की होलनाक वारदात हुई है और इस आग की होलनाक वारदात में दफ्तर मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो चुका है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक हमारे साथ मोहम्मद अब्बास ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से। अब्बास ज़रा अपडेट करें, म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में आग लगने की इत्तलात है, तस्वीरें साफ बयान हो रही है कि बहुत ज़्यादा आग है और इस आग की लपेट में एक रिहायशी मकान भी खाकिस्तर हो चुका है। तो ये बताइएगा, आग म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर से निकली या रिहायशी मकान से आई जिसके बाद म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर भी नजर आतश हुआ? जी सर, ये रात को 12:30 बजे का वाकया है कि इस वक्त ये वहाँ पे एक चौकीदार भी मौजूद था, लेकिन फिर भी ये आग जो है म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ का जो ऑफिस है वहां से पहले शुरू हुई है और उसके बाद ये इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने साथ में ही एक मोहम्मद असलम गिलकार हैं, उनके मकान को भी साथ में चपेट में ले लिया। और जो ये बड़ा कंजस्टेड इलाका है और यहाँ पे अभी ये है कि इसको वक्त रहते कार्रवाई की गई और आग बुझाने में लोकल लोगों के साथ साथ जो फायर इमरजेंसी या पुलिस या CRP आर्मी, इन्होंने सबने मिलकर काम किया और ये इसको वक्त रहते इसको काबू तो कर लिया फैलने से, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो अब्बास ये बताइएगा, आग म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर से शुरू हुई है या रिहायशी मकान के दफ्तर से, रिहायशी मकान से? जी, ये आग जो है ये म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर से शुरू हुई है और म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर का जो है वो बिल्कुल रिहायशी इलाकों के बीच में है और एक बिल्डिंग है उसमें और वो बिल्डिंग पूरी तरह से जल गई है, पूरा रिकॉर्ड जल गया। अब ये बताइएगा, अब जब हम म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर में आग लगने की खबर अपने नाजरीन को बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन रात 12:30 बजे आग लगना ये पुरअसरार लग रहा है। क्या कोई शक शुबात या कोई और मामला इसके पीछे? क्योंकि 31 मार्च भी सामने है, बहुत सारी चीज़ें और चिमेगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या पता है कि कुछ और भी इसके पीछे, क्या पुलिस की तरफ से कोई बात या FIR की कोई खबर आपके पास? जी, अभी हमने बात की है म्युनिसिपल कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं मुमताज साहब, उनसे बात की है और उनसे हमने पूछा है कि आग लगने की वजह क्या है। तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि आग लगने की क्या वजह है, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इसके ऊपर तहकीकात भी शुरू कर दी है।
चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्बास हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ में आग की हौलनाक वारदात हुई है, रिहायशी मकान भी नजर आतश हुआ है। सवाल यह है कि दफ्तर के अंदर रात को आग लगी है। 12:30 के आसपास ये खबर पहली कॉल आई कि आग लगी है। रात 12:30 बजे आग लगना पुरअसरार है। 4 साढ़े 4 बजे दफ्तर क्लोज हो जाते हैं। आग लगती ऐसे कोई वशफन तो वो 6 साढ़े 6 बजे तक समझ आती है, अगर कोई कागज़ कहीं जलता हुआ नजर आ रहा। रात को आग लगना, तहकीकात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि 31 मार्च सामने और बड़ी चीज़ें हवा में घूम रही हैं, जिसकी तहकीकात के लिए मुझे उम्मीद है कि आज इंतज़ामिया भी मुतहरिक होगी। फिलहाल रिहायशी मकान भी इस पूरे मामले में खाकिस्तर होने की इतलात और ख़बर सामने आ रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा सिक्योरिटी एजेंसीज़ की करते हैं जो हाई अलर्ट पर है क्योंकि रात देर गए दरअंदाजी को नाकाम बनाने का दावा पेश कर दिया गया और न सिर्फ दावा पेश किया गया बल्कि यह भी कहा गया कि एक दरअंदाज को हलाक कर दिया गया है। इस बीच इतलात और ख़बर यह है कि आज सुबह से ही सिक्योरिटी के दस्ते माकूल और मुनासिब तादाद में मुतअद्दिद मकामात पर खड़े हैं और तलाशी कार्रवाइयां बड़े पैमाने पर जारी है। जी नाज़रीन, बात हम राजौरी की कर रहे हैं तो राजौरी के नौशहरा इलाके के अंदर ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है और इस दरअंदाजी की कोशिश के दौरान एक दरअंदाज को हलाक करने का फौज ने दावा किया है। ये जांघर का इलाका है जहां नौशहरा के अंदर जहां कुछ मशकूक नकलो हरकत देखी गई है। फौज ने इस हवाले से समाजी राब्ता साइट एक्स पर अपना जो उनका ट्विटर हैंडल है वाइट नाइट कॉर्पस, वहाँ पर ये जानकारी दी है कि कुछ मशकूक नकलो हरकत देखी गई है, जिसके बाद ही फौज मुतहरिक हुई है और माना जाता है कि वहाँ पर कुछ दरअंदाज इस पार सरहद के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे और इस बीच गोली का तबादला हुआ और गोलियों के इस तबादले में एक दरअंदाज को हलाक किया गया है, जबकि जो बाकी दरअंदाज थे वो इन घने जंगलात की तरफ वापस चले गए हैं। लेकिन फौज की जानिब से वहाँ पर पूरे इलाके को मास्तर में ले लिया गया है और वहाँ पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कल रात से ही वहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है और आज सुबह ये दोबारा से शुरू कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही जो सांबा का आईबी सेक्टर है यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इतलात मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखे जाने के बाद ही ये चलाया गया है। लेकिन नौशहरा के अंदर जब दरअंदाजी हुई तो दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया और एक दरअंदाज को हलाक करते हुए उनसे हथियार बरामद करने का भी फौज ने दावा किया है। चलिए जनाब, इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी दस्ते हाई अलर्ट पर है, जहां पर कल ड्रोन की आमद भी हुई है और सांबा सेक्टर के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। वहीं पर एक दरअंदाज के मारे जाने की तस्दीक और आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है यहां पर राजौरी के अंदर, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली गई हैं। इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मशरकी वुस्ता के अंदर जंग चल रही है। ईरान बमुकाबला इजराइल और अमरीका आमने सामने है। गल्फ के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी धुआं ऑयल रिफाइनरीज हो रही है। इस बीच खबर सामने आई है कि भारत के अंदर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है और पहली खबर यह है कि अब आपका हवाई सफर महंगा होगा। इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर एयर इंडिया की तमाम कंपनियों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि 12 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर, जरा वीडियोस भी चेंज कीजिएगा जल्दी से जी, 12 मार्च से आपका हवाई सफर महंगा होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कल से चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत बहुत कम आ रही हैं, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में उछाल इंटरनेशनल मार्केट में, फ्यूल की रेट जब बढ़ रही हैं और एरोप्लेन का जो जहाज़ का जो तेल आता है वो ऑलरेडी महंगा होता है, तो उस ज़िमन में अब कल से आपका जहाज़ का सफ़र महंगा हो सकता है। एयर इंडिया ने 399 रुपये बढ़ाने का सरचार्ज करने का फैसला लिया है और इसको कल से नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। एयरफेयर्स बढ़ा दी गई है, ग्लोबल जेट फ्यूल एयर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, उसके बाद ये फैसला मुल्क के अंदर भी लिया गया है। फ्यूल चार्जेस तब बढ़ाए गए जब साक की तरफ से साक फ्लाइट जो है वो 12 तारीख जो मार्च 12 से इसके एप्लीकेशन नाफिज कर दी गई है और ये वेस्ट के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसके पेश नज़र इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की एयर फ्यूल सरचार्ज 399 रुपया बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है और इसका निफाज डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट्स पर कल से होगा। यानी कल से अब आपकी टिकट्स महंगी होगी और एयर इंडिया के मुताबिक ये सरचार्जेस अप्लाई होंगी जी सार्क मुल्कों की ओर जाने वाले जहाज़ों पर भी। सार्क मुल्कों की ओर जाने वाले जहाज़ों पर भी
ये सिलसिला जो है वो चलेगा। फिलहाल बड़ी बात कि साउदर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर, यानी वो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की ओर जाने वाले जहाज़ों पर भी इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो बनेगी। तो फिलहाल कल से आपका हवाई सफ़र महंगा हो रहा है और पहला झटका भारत के अंदर लगना शुरू हो गया है तब जब मुसलसल यहाँ पर कहा जा रहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है, सूरत हाल पर काबू किया जा रहा है, तेल और गैस की कोई किल्लत पैदा नहीं होगी। कल हमने आपको बताया था कि जो रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, वहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हो गई है और आज जो बड़ी खबर आ रही है वो अब आपका हवाई सफ़र महंगा हो रहा है और पहली कैजुअलिटी 399 रुपये की आपके बजट पर, जहाँ पर अगर आप कल से सफ़र करेंगे एयर इंडिया की फ्लाइट्स में 399 रुपये आपको इजाफा देना होगा। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे सिर्फ तेल महंगा हुआ या जम्मू कश्मीर के अंदर और भी सूरत हाल खराब हो रही है, क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताएंगे। पल पल का अपडेट आपको इजराइल, फलस्तीन और ईरान का भी बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जी के नाजरीन, जहां हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ चीज़ों का तो अभी आने वाले दिनों में भी वो कीमतें उछाल लेगी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है आरएसपुरा जम्मू से आ रही है, जहां पर बासमती चावल जो है उसकी दरामद जो है वो फिलहाल रुकी हुई है, मुतासर हुई है। आरएसपुरा से जो बासमती राइस जो है खलीजी ममालिक के जहाँ वो दरामद होता था वो फिलहाल रुकी पड़ी है, क्योंकि जो बासमती की चावल जो बासमती की कीमत है वो तकरीबन 600 रुपये उसमें कमी हुई है। जो किसान है या ट्रेडर है इससे जो मुंसलिक है वो उनका मानना है कि पर क्विंटल में तकरीबन 600 रुपये कमी हुई है बासमती चावल के अंदर, क्योंकि खलीजी ममालिक के अंदर जो इस वक्त हालात तनाव है, पुरतनाव हालात है, कशीदा हालात है, उसकी वजह से जो यहाँ से आरएसपुरा से ये बासमती चावल उन ममालिक के अंदर जाता था उसमें फ़िलहाल जो है मुतासर हुआ है ये जो दरामद होना था, और 600 रुपये फी क्विंटल कमी भी वाक़या हुई है। बड़ी खबर ये कि आपके सामने जो हम बता रहे हैं वो ये है कि जनाब सूरत हाल इस वक्त की कि इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच जम्मू कश्मीर से एक्सपोर्ट होने वाली बासमती पर भी असर पड़ रहा है और आरएसपुरा का एक बड़ा बेल्ट है जो इस बासमती को प्रोड्यूस करता है, जिसको लेकर सरकार ने पहले ही जीआई टैगिंग से भी इसको लिस्ट किया था और इसको कहा था कि ये जनाब कितनी अच्छी बासमती और पूरी दुनिया में इस ब्रांड को माना भी जाता था। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि जंग कहीं और चल रही है, बाजार यहाँ पर भी थरथराना शुरू हो चुके हैं और कैजुअलिटियाँ पहले एयरफेयर जहाँ पर हमने आपको बताया कि तकरीबन 399 रुपये में इजाफा कल से शुरू होगा, लेकिन जब हम बासमती की बात करते हैं तो हमारे पास जो इतलात और ख़बर ये है कि कम व बेश इस बासमती पर भी 600 रुपया पर क्विंटल कम रेट आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो मिल के अंदर जो माल पड़ा है, जो बाजार के अंदर माल पड़ा है, जिन लोगों का ये माल है वो इंतहाई कश्म पुरसीक में चले गए हैं, वो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। एक्सपोर्ट तकरीबन 20,000 क्विंटल जो बासमती है गल्फ में जाती थी, यूरोपियन कंट्रीज में जाती थी, लेकिन सूरत हाल जो बनी है उसने एक बार बड़ा सवाल पैदा किया है। हमारे साथ हमारे न्यूज़ एडिटर आसिफ रशीद भी है। आसिफ जरा अपडेट करें, लड़ाई कहीं लड़ी जा रही है गल्फ के अंदर, तेल आना ना आना एक बड़ा मसला अभी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक छोटा सा बाजार है, लेकिन यहाँ पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है और सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो मानी जा रही है वो हमारी बासमती हो सकती है। हैंडीक्राफ्ट तो पहले ही हिट हो चुका है, क्योंकि जब गल्फ में नहीं गया, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं जा रहा है तो हैंडीक्राफ्ट वाले तो अपना रोना रो ही रहे हैं। लेकिन अब ये जो किसान वाला एरिया हमारा है, किसान तबका है, ये भी काफ़ी परेशान है और इनको ये उम्मीद थी कि अब की बार फसल अच्छी थी, जीआई टैग
लैगिंग भी थी। उम्मीद थी कि माल बहुत आएगा, पैसा बहुत आएगा और ज़्यादा खेती की और तवज्जो मबजूल होगी, लेकिन जंग ने इन तमाम सपनों पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल इशफाक, 28 तारीख को जब पहला हमला हुआ था मशरिक़ वस्ता के अंदर, तो उस वक्त जो हम अंदाजे लगा रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता अब चीजें सही साबित होना शुरू हुई हैं। घर की रसोई तक इसका फर्क महसूस किया जाएगा। एहसास इस बात का होगा कि गैस और या नेचुरल गैस और तेल के बाद खाने पीने की चीजों की जो कीमतें हैं वो भी आसमान छुएंगी। ये पहले दिन से हम नंबर्स देखकर बता रहे थे और उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था कि कितना नुकसान, तकरीबन अब महीने जंग चलती है, 12 दिन 15 दिन, तो कितना किस हिसाब से होगा। अब जब आपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है तो जम्मू कश्मीर इसमें बाकी कुछ एक स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज के साथ सरफहरिस्त है। और आज भी 1 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा बासमती जो सालाना बनती है या इससे ज्यादा बनता है, कम कभी नहीं हुआ। तकरीबन 45 से 50 करोड़ का अंदाजा सिर्फ मकामी मार्केट में लगाया जाता था। वो इंटरनेशनली जब या ग्लोबली इसको मार्केट में पहुंचाने की कोशिश होती थी तो यूरोप के बाद मशरिक़ वस्ता के अंदर या मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा सांबा या आरएसपुरा सेक्टर की, इस पूरे बॉर्डर बेल्ट की जो बासमती थी वो जाती थी। अनफॉर्चुनेटली अब हुआ यह है कि तब मैक्सिमम जगहों पर आप जानते हैं कि 28 तारीख के हमले की तकरीबन 24 घंटों के अंदर ही 9 से 10 ऐसे ममालिक थे जो बिल्कुल जंग की जद में आए थे और मजबूरन उन सबको एयर स्पेस अपनी बंद करनी पड़े, तिजारत के तमाम रास्ते बंद करने पड़े। समुद्री रास्ता वाहिद बचता था जहां से तिजारत कर सकते थे, लेकिन 3 बैक टू बैक बड़े इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद इन खदशात ने जन्म लिया कि अगर कहीं तिजारत इस तरीके से हुई तो नुकसान अल्टीमेटली होगा। एक रास्ता भारत के पास बचता था जहां से ये सारा जो जम्मू कश्मीर से आरएसपुरा से खासतौर से बासमती जाता था। दुनिया के बेहतरीन बासमती चावल में एक बांग्लादेश का और यहाँ आरएसपुरा सेक्टर का चावल टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा से रहा है और टॉप 5 में इसको प्रायोरिटी हमेशा से दी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के लिए जो वाहिद रास्ता था चाबहार बंदरगाह थी, वो पोर्ट था जहां पिछले 7 से 8 दिनों से बड़े कंटेनर्स फंसे हुए हैं। और कल तो हमने वीडियोस देखने के बाद ये कंफर्म भी किया कि चाबहार बंदरगाह अगर कॉन्टिन्यूसली बंद रहती है, ये जो आप 600 रुपए फी क्विंटल बता रहे हैं रेट बढ़ा है या कीमतें डाउन हुई हैं, ये तकरीबन 1000 को तजावुज कर सकता है। दूसरा, जो मकामी एक्सपोर्टर्स हैं, एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ इन 12 दिनों की बात नहीं है। जो पिछला ऑलरेडी जो चावल इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा है दुबई के अंदर, मशरिक़ वस्ता के बाकी हिस्सों के अंदर, इन ममालिक में, अरब कंट्रीज के अंदर जाता है या यूरोपियन कंट्रीज के जाता है, जिन ममालिक में जो चावल ऑलरेडी पहुंचा था उसका पैसा भी अभी आना वहां से बाकी है। जो आप ये मानकर चलिएगा कि जो लेन देन था उसमें कारोबार बहुत मुतासिर होना था, इसका अंदाजा लगाया जा रहा था। अल्टीमेटली हुआ वही है, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या वो तमाम लोग जो चावल यहाँ का खरीदते हैं, वो पिछली जो सारी बकाया जाते हैं वो अभी इन तमाम किसानों तक नहीं पहुंचे। फिर आप जानते हैं सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के इन लोगों को क्या है कि मकामी सतह पर या भारत के अंदर इतनी बड़ी मंडियां नहीं है कि सारा का सारा चावल यहीं पर एब्जॉर्ब किया जाए, सब यहीं फरोख्त किया जाए। वो मजबूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा जाए क्योंकि अच्छी क्वालिटी का चावल है, लेकिन मयार अच्छा होने के बावजूद भी तिजारत के तमाम रास्ते बंद होने से इस वक्त फी क्विंटल 600 रुपए का ये जो कीमतों में गिरावट दर्ज करने का एक वाज़ेह इशारा है कि आने वाले दिनों में मजीद दिक्कत जो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया जी आसिफ मर्जा ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल इतलात और खबर यह है कि जो किसान हैं, मिल ओनर्स हैं, वो बराह रास्त वजीर खुराक सतीश शर्मा से भी इसमें मुदाखलत करने की अपील करें। लेटेस्ट होप सो कि वो क्या कर सकते हैं इसमें और कितना उनका चलेगा। लेकिन इफेक्ट जंग कहीं पर है, असर जम्मू कश्मीर में दिखना शुरू हो गया। यहाँ पर नहीं रुकते बल्कि आपको और बताते हैं जंग से क्या कुछ होगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी जो सन्नत सेक्टर है, हमारी इंडस्ट्री वाली मामला जो है, इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। एक आपके यूरोप और मिडिल ईस्ट से जो लोगों ने आना है वो नहीं आएंगे, लेकिन जो सप्लाई चेन है जब वो मुतासिर होगी तो यहाँ पर इसका असर दिखेगा। और मुख्तलिफ होटल मालिकान जो श्रीनगर के अंदर है, जम्मू के अंदर, उनका मानना है कि असर आज से ही दिखना शुरू हो गया है। और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एलपीजी सप्लाई का एक बड़ा मामला कश्मीर सूबे के अंदर भी बन सकता है। जी नाज़रीन, कल हमने आपको बताया है कि कुछ मुल्क की कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जिनमें हमने मुंबई का जिक्र किया है, बेंगलुरु का जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया है कि जहां पर जो एलपीजी गैस सप्लाई है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से जो रेस्टोरेंट है वहां पर भी जो कामकाज मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। अब जो है वादी कश्मीर के अंदर भी जो एलपीजी गैस सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं मुतासिर नज़र आ रही है। घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में तरजीह देनी है, ये पहले मरकजी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से सभी जो गैस एजेंसियां हैं, कंपनीज हैं, उन्हें ये हिदायत दी गई है कि फ़िलहाल जो घरेलू सार्फिन के गैस सिलेंडर्स हैं
वो तरजीही बुनियादों पर उन्हें सप्लाई किया जाए। लेकिन अब जो गैस एजेंसी वाले हैं उनका मानना है कि जिनके पास एक सिलेंडर है, यानी कि 25 दिन के बाद उनका जो सिलेंडर होगा वो बुक किया जाएगा, 25 दिन के बाद उन्हें सिलेंडर मिलेगा और 30 दिन के बाद जो उनके पास 2 या उससे ज़्यादा, उन्हें 30 दिन के बाद ही जो एलपीजी सिलेंडर है वो मिल सकता है। लेकिन अब वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह की इतलात मौसूल हो रही। एक तो इसकी मांग बढ़ गई है, सिलेंडरों की मांग तकरीबन दोगुनी हो गई है, यानी कि अब पहले ही लोग अब जो है वो इस तलाश में है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा वो सिलेंडर जो है अपने पास रख सके, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद कमी हो सकती है, इसलिए लोग जो है इसकी मांग कर रहे हैं। और होटल सेक्टर जो है सप्लाई मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगरचे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो एलपीजी सिलेंडर है वो फिलहाल मौजूद है, लेकिन आने वाले दिनों में एक तो महंगा होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, दूसरा इसकी सप्लाई मुतासिर होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब क्या कुछ होगा इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जिस पर हम थोड़ी देर में आपको अपडेट भी करेंगे। लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो ज़रा बात जम्मू की भी आपको बताते हैं, जहां पर तरक्याती मंसूबों को हाथ में लिया गया था, इस उम्मीद के साथ कि वक्त मुकर्ररा पर ये मुकम्मल होंगे और उससे जम्मू सूबे और जम्मू शहर के खूबसूरती बढ़ेगी और जम्मू की ओर आने वाले सयाहों को भी एक फ़ायदा मिलेगा। बात जम्मू के एयरपोर्ट की भी करते हैं और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डेडलाइन जम्मू एयरपोर्ट के लिए थी मुकम्मल करने के हवाले से, वो शायद उस डेडलाइन पर मुकम्मल ना हो सके और इस डेडलाइन को मज़ीद बढ़ाना होगा। इतलात और ख़बर यह है कि प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन हो गया है और जब प्रोजेक्ट एक्सपेंशन हो गया है तो उसकी वजह से इसमें अब डेडलाइन में भी एक्सटेंशन हो सकता है। फिल वक्त जम्मू एयरपोर्ट पर जो मॉडर्नाइजेशन का काम है लगभग 50% से ज़्यादा काम हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 60% काम जो है वो हुआ है। प्रोजेक्ट को पहले 2026 मुकर्रर की गई थी डेडलाइन की 2026 में इसको मुकम्मल करना है या फिर 2027 के अवाइल तक इसको मुकम्मल करना को, लेकिन जो सूरत हाल अभी यहाँ पर है वो ये बता रही है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में मज़ीद वक्त शायद लग सकता है। इब्तिदाई तौर पर पहले लेबर्स की शॉर्टेज हुई, फिर डिले हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क, फिर नए टर्मिनल का एक्सपेंशन हुआ, 14,500 स्क्वायर मीटर से इसको बढ़ाकर 40,000 स्क्वायर मीटर बनाने की बात हुई। फिर मॉडर्न जो टर्मिनल है इसको 36 चेक इन काउंटर्स का बनाना है, 6 एरोब्रिज बनाने हैं, एप्रन कैपेसिटी जो है वो आपने बढ़ानी है 7 से 13 तक इसको करना है, एयरक्राफ्ट पार्किंग स्लॉट्स आपको बैक वक्त 13 आ सके इस तरीके का बनाना है। और जम्मू एयरपोर्ट एक्सपेंशन जो है ये अगर होता है तो इससे एक बहुत बड़ी राहत जो है वो सयाहत को मिल सकती है, क्योंकि जहाज जितने ज़्यादा आएंगे उतने ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे, जितने ज़्यादा लोग सफ़र करेंगे उतनी ज़्यादा सयाहत भी मोमेंट होगी, सयाहत के शोबे में भी ज़्यादा कुछ देखने को मिल सकता है। सीधे अपनी नुमाइंदा शिल्पा के पास चलेंगे। शिल्पा, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास खबर है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ वर्क हैज़ बीन डन, लेकिन अब ये 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का बनाना है, एप्रन्स बनाने हैं, हैंगर्स बनाने हैं, अभी मजीद कितना वक्त और लग सकता है? ग्राउंड जीरो की डिटेल्स क्या कुछ आपके पास है? न्यू एयरपोर्ट बिल्डिंग की इस समय कंस्ट्रक्शन जो है काम जो है वो जारी है, लेकिन कुछ कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो डेडलाइन जून 2026 तक थी अब वो बढ़कर जो है वो कहीं न कहीं आगे जो है वो जाते हुए नजर आ रही है। देखिए, कारण सबसे पहले ये है कि लेबर शॉर्टेज है, किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो लेबर की शॉर्टेज देखने को मिल रही है और इसी के साथ जो एप्रन एरिया के लिए सैंड और सॉइल की जरूरत है उसमें भी डिफिकल्टीज आ रही है। तो जून 2026 तक इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अब 8 to 9 मंथ्स जो है वो आगे जाएगा, यानी कि 2026 के आखिर में या फिर 2027 के जो है वो पहले चरण में जो है वो न्यू एयरपोर्ट जो है वो बनकर जो है वो तैयार होगा। देखिए, जब ये न्यू एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो अत्याधुनिक फैसिलिटीज वहां पर देखने को मिलेगी, जो इस समय पुराने एयरपोर्ट में, यानी कि जो इस समय एयरपोर्ट काम कर रहा है 30 to 35 फ्लाइट्स जो है वो उड़ाने भरती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो है वो न्यू एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स को जो है वो एनहांस किया जाएगा। इसके साथ 36 चेक इन काउंटर्स होंगे, यानी कि अत्याधुनिक फैसिलिटीज जो है वो देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है कि जो एयरपोर्ट जब न्यू एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो पुराने एयरपोर्ट को जो है वो कार्गो
वगैरह के लिए जो है वो रखा जाएगा, न्यू एयरपोर्ट से जो है वो लिंकअप नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल जो इस समय डिफिकल्टीज आ रही है एपरेट एरिया के लिए सैंड और सॉइल ढूंढने में, और इसी के साथ लेबर शॉर्टेज, किन्हीं कारणों की वजह से लेबर अपने नेटिव स्टेट्स में जा चुके हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज जून 2026 जो डेडलाइन थी वो पूरी होने की संभावना थी, लेकिन अब 8 to 9 मंथ्स जो है वो अभी और ज्यादा लगेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 8 से 9 महीने का वक्त मजीद लगेगा, 50 ऑलमोस्ट 60% काम हो गया है, लेकिन 2027 के अवलीन तक यानी बिटवीन जनवरी टू फेब 2027 जम्मू एयरपोर्ट आपका मुकम्मल होगा और यहाँ से एक नहीं दर्जनों परवाजें उड़ेंगी और एक नहीं दर्जनों परवाजें पार्क टैक्सी बे में रह सकती है। इतना बड़ा बे बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा बात एक और मामले की करते हैं, बात सेहत की करते हैं, क्योंकि मामला सेहत का इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका और हमारा मामला अदालत तक चला गया है और हुकूमत को अब अदालत ने आड़े हाथों लिया है और यह साफ कर दिया है कि अवाम की सेहत को लेकर बयानबाजियां नहीं, काम किया जाए। सीटी स्कैन मशीन से लेकर MRI मशीनें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डिफंग है। मामला हुकूमत की नोटिस में था, काम हुआ नहीं, मामला अदालत तक चला गया और अब अदालत ने लाइन हाजिर सबको कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये MRI और सीटी स्कैन मशीन जितने भी अस्पतालों के अंदर जो नाकारा पड़ी हुई है उसका जो सख्ती से नोटिस लिया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से और कोर्ट की जानिब से जो MD हैं JK सप्लाईज कॉरपोरेशन उसे समन किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी MRI मशीन GMC जम्मू के अंदर है उन्हें जल्द अज जल्द रिपेयर किया जाए और साथ ही जो तकरीबन 2 माह से बेकार पड़ी हुई है GMC जम्मू के अंदर MRI मशीन, और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले जो CT स्कैन मशीन है GMC SMGS जम्मू के अंदर या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, वो भी कहीं ना कहीं बेकार पड़ी हुई है। तकरीबन 1 साल से वो बेकार पड़ी हुई है और इसका अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से सख्ती से नोटिस लिया गया है और अब माना जाता है कि इसकी जो समाअत है अब बुध को होगी, अगले बुध को होगी इसकी दोबारा से समाअत होगी। जो बेंच की जानिब से इस पर जो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि जिस तरह से जो बेकार पड़ी हैं तकरीबन 1 साल से और कुछ मशीनें जो है वो 2 माह से 4 माह से बेकार पड़ी है। CJ जो चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की जानिब से उन्होंने बेंच की समाअत की और इस सिलसिले में अब जो MD जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज है उन्हें समन भी किया गया है कोर्ट की जानिब से। चलिए जनाब, उम्मीद है कि अब अदालत से इंसाफ मिले और उन बीमारों को जिन्हें दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा। अब सरकार क्या कहेगी, हमने जी इंटर्म अरेंजमेंट किया है, एक प्राइवेट कंपनी के साथ हमने टाई अप किया है और पिछले कई महीनों से कुछ स्क्रूज लाने हैं, कुछ मशीन में ऑल्ट्रेशन करनी है, वो हो नहीं पाई है। क्यों नहीं हो पाई है, एक बड़ा सवाल है। और क्या वजारत सेहत, वज़ीर सेहत इसका संजीदा नोटिस लेके, एक बड़ा सवाल आज उनके सामने भी है, क्योंकि उनका लगातार ये मानना है कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने में वो ज़्यादा टाइम नहीं देती है। तो क्या यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई? वही मामला है कि अदालत ने आज खुद ये मामला उठाया और अब जब PIL की शक्ल में ये मामला चला गया है तो वज़ीर मौसूफा अब इस पूरे मामले में क्या करेगी, एक बड़ा सवाल उनके लिए भी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात अदालत की आपको बताते हैं और जम्मू कश्मीर के अदालतों की बात आपको बताएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक मामला चला गया और उस मामले के दौरान इस बात की वजाहत हुई कि क्रिमिनल केसेस ट्रायल है जम्मू कश्मीर के अंदर वो काफ़ी इल्तिवा में पड़े हैं और उनको हतमी फैसलों में तब्दील करने की ज़रूरत है। 351 सेशन ट्रायल्स इस वक्त पेंडिंग है जी जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनकी मुद्दत पिछले 5 साल फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स तारीख पर तारीख लग रही है। 351 केसेस सेशन ट्रायल में पेंडिंग है। फिर 585 एक्यूज पर्सनस हैं जो प्रोलॉन्ग ट्रायल चल रहा है इनका यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल को मुख्तलिफ जेलों के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है और अब मजीद केसेस भी जो है वो इसमें सामने आएंगे। 235 केस पेंडिंग है जी, रिकॉर्ड विटनेसेस यानी एविडेंसेस को बुलाना था, वो तकरीबन 235 केसेस है। एपेक्स कोर्ट का मानना है कि एक्शन प्लान बनाया जाए जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ बैठकर, ताकि आर्टिकल 21 जो स्पीडी ट्रायल एंड जस्टिस का वादा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कंसर्न दिखाया है, डिले हो रहा है जी क्रिमिनल ट्रायल केसेस के अंदर और ये साफ कर दिया है कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत है। बेंच जिसकी सरबराही JP परदिवाल साहब कर रहे थे, जस्टिस JB परदिवाल साहब, जस्टिस VK विश्वनाथन साहब कर रहे थे, उन्होंने क्वेश्चन किया
कि ट्रायल जिस तरीके से चल रहा है और जिस तेजी के साथ होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दोनों को, एक्यूज को भी और विक्टिम को भी अपना हक देता है, उस हक की तलफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इंतजामिया, अदालतें और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे एक दूसरे के साथ हम आहंग होकर काम करें और ये इल्तिवा में पड़े मामलों को निपटाया जाए। स्पेशली वो केसेस जो सेशन ट्रायल में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है पिछले 5-6 सालों से, उनको बुनियाद फौरी तौर पर हल करने का आदेश और हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद जरा बात वादी कश्मीर की करेंगे और याद रखिएगा वादी कश्मीर के लिए क्या एक खूबसूरत जुमला था कि घर फिरदौस बरोए ज़मीअस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। और इसी कुदरत के शाहकार को देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। ज़बरवन की पहाड़ियों पर एक बार फिर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बागे गुलिलाला खुलने जा रहा है और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 16 मार्च से दुनिया के सबसे बड़े बागे गुलिलाला को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाज़रीन, बात हम करेंगे जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़या है श्रीनगर के अंदर, उसे 16 मार्च को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तकरीबन 1.8 मिलियन ट्यूलिप जो है इस बार इस ट्यूलिप गार्डन के अंदर है और तकरीबन 70 जो वेराइटीज़ है, अक़साम है, वो इस सीज़न में आप इस ट्यूलिप गार्डन के अंदर देख सकते हैं। महकमे फ्लोरिकल्चर की जानिब से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आपको बताते चले कि जो ट्यूलिप है तकरीबन ये 16 मार्च से जब खुलेगा तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 8.5 लाख जो सयाह हैं, जिनमें मकामी भी है, गैर मकामी भी हैं और जो कुछ बैनुल अक़वामी भी सयाह हैं, उन्होंने इस ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया है। उन्होंने ट्यूलिप गार्डन में सैर की है। तकरीबन 8.5 लाख गुज़श्ता साल और अब जो महकमे फ्लोरिकल्चर है या महकमे सयाहत है, उनका मानना है कि इस बार इससे भी ज़्यादा जो सयाह है, चाहे मकामी है गैर मकामी है, वो इस बार इस ट्यूलिप गार्डन का रुख करेंगे जो कि 16 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर खोला जाएगा। सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये डल झील के बगल में वाक़ा है, ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ा है ट्यूलिप गार्डन और सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 16 मार्च से ये इन सयाहों के लिए खोला जाएगा और 1.8 मिलियन ट्यूलिप तकरीबन 70 से 75 जो अक़साम है इस बार इस ट्यूलिप गार्डन के अंदर देखी जा सकती है। गार्डन इस बार जो है वो 16 मार्च को खोला जाएगा और तकरीबन 70 से 75 अक़साम के जो फूल हैं, ट्यूलिप जो है वो इस बार इस ट्यूलिप गार्डन के अंदर देखने को मिलेगी। तकरीबन 8.5 लाख गुज़श्ता साल सयाहों ने इस ट्यूलिप गार्डन का सैर किया है और इस बार माना जाता है कि इससे भी ज़्यादा तकरीबन जो है 10 लाख सयाह इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए ट्यूलिप गार्डन का रुख करेंगे। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा हम श्रीनगर अपने साथी इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जरा मजीद अपडेट दीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? 16 मार्च से ट्यूलिप गार्डन सयाहों के लिए खोला जाएगा। देखिए गौर साहब, जहां तक ट्यूलिप गार्डन को लेकर बात करूंगा, एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन और ये एक पूरे कश्मीर की पहचान बन गई है। और जहां तक आप बताया जा रहा है कि जी हाँ, कुछ ही दिनों के बाद यानी कुछ ही हफ्तों के बाद जो है इसको दोबारा से नहीं बल्कि जी हाँ साल में पहली बार ही खोला जा रहा है। और आपको पता है कि ये जो है ये खाली 20-25 डेज का एक ट्यूलिप फेस्टिवल होता है जिसकी अट्रैक्शन अक्रॉस वर्ल्ड रहती है। और इस बार 1.8 मिलियन बल्ब्स लगाए गए हैं। तकरीबन जो उसके गार्डन के जो मेंटेनेंस को लेकर मैं बात बताऊंगा, इस बारी जो है एक्सटेंशन के साथ साथ ये नए बेड्स बनाए गए ताकि गार्डन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव विद लॉट ऑफ ब्लॉसम्स एंड लॉट ऑफ बल्ब्स। और इस बीच गार्डन का जो टेरेस गार्डन है या साथ ही साथ चेरी गार्डन है या 3D इल्यूमिनेशन लाइटिंग के साथ जो वाटर कैनल बनाई गई है, इस गार्डन की बड़ी एक खूबसूरत पहचान है। पहले हमने देखा था जब गार्डन की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये सारी चीजें ज्यादा नहीं थी, मगर हर एक साल नई नई तरक्की और नई नई काम के साथ इस गार्डन को बेहतरीन से बेहतरीन बनाया गया। लास्ट टाइम हम ग्राउंड पे वहां रिपोर्ट करने गए थे तो तब तैयारियां हो रही थी, मगर अब जहां तक अब की बार जी हाँ मैं कहना चाहूंगा इस बारी उम्मीद लगा के बैठे हैं खास तौर पे सयाह कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है
वो इस गार्डन की सैर करे। और टूर एंड ट्रैवल डिपार्टमेंट टूरिज्म को लेकर भी यही उम्मीद है कि इस बारी मैक्सिमम से मैक्सिमम टूरिज्म जो है वो बढ़े, क्योंकि आपको पता है पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में जो है सयाहत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मगर अब जिस तरीके से 16 तारीख से बात की जा रही है इस गार्डन को खोलने की, तो इस गार्डन का इंपैक्ट जो है वो पूरी दुनिया भर में और ट्रेड शोज के जरिए, ट्रैवल एंड ट्रेड शोज के जरिए इस गार्डन को काफी ज्यादा जी हाँ एक सेलिंग टोस्ट के जरिए भी बेचा गया है। अट्रैक्शन के साथ साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बड़े से बड़े पैकेज को बेचा गया है ताकि इस गार्डन में एक रौनक देखने को मिले। बहुत और शुक्रिया साथ जी ही इरफान साथ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी 16 मार्च को यहाँ पर होगी, इस तरीके की इतलात है और तमाम तैयारियां मुकम्मल करके ट्रैफिक प्लान में तरतीब दे दिया गया। चूंकि रमजान है थोड़ा बहुत रश जरूर कम रहेगा, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्ट ये है कि एक अच्छी खासी तादाद में लोग जो है यहाँ पर आएंगे बागे गुल लाला को देखने के लिए। ज़बरवन की पहाड़ियों और झील डल के दामन पर वाक़ा इस खूबसूरत कुदरत के करिश्मे को देखने के लिए आएंगे। जी बढ़ते जी आगे, बात जरा बेरोजगार नौजवानों की करते हैं। हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हैं और लाखों की तादाद में जब लोग बेरोजगार है इस बात का असर अब दिखना शुरू हो गया है और हुकूमती इदारे अब इन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए कोशिशें भी कर रही हैं। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 40,000 असामियां खाली पड़ी हैं। 40,000 पोस्ट वैकेंट है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर सरकारी महकमों के अंदर। 40,660 से ज़्यादा वैकेंसियां जिनमें गेजेटेड और नॉन गेजेटेड और MTS पोस्ट हैं ये खाली पड़ी हैं। अदाद-ओ-शुमार सरकारी तौर पर जारी कर दिए गए हैं। और जब हम सरकारी महकमों की बात करते हैं तो सबसे वर्स्ट हिट जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आपकी हैं वो है जनाब हेल्थ डिपार्टमेंट यानी शोबे सेहत। और उसके बाद जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट को देखेंगे जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके बाद दीगर महकमे हैं, हायर एजुकेशन और दीगर महकमे हैं जहाँ पर डिटेल थोड़ी देर में आपको बता देंगे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट किया है, कुछ तकरीबन 32,000 असामियाँ पूरा की हैं। 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 यानी 7 साल में 32,000 लोगों को सरकारी तौर पर रोजगार दिया गया है। और उसके बावजूद भी 40,000 पोस्ट आइडेंटिफाइड है जिन्हें भरना ही भरना है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। 10,000 पोस्ट प्रेजेंटली जो है करंटली रिक्रूटमेंट के लिए चल रही है 10,000 के करीब। और उनमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला रहा है 1,745 गेजेटेड पोस्टों के लिए। कल जब आला सतही इजलास हुआ तो पता लगा कि जनाब सूरत हाल ये है कि 40,600 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हमारे पास खाली पड़ी हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिनमें 3,800 गेजेटेड पोस्ट हैं, 24,507 नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, 12,351 मल्टीटास्किंग स्टाफ जिन्हें हम MTS कहते हैं ये खाली पड़े हैं। इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया तब जब रियासत के चीफ सेक्रेटरी अचल जुल्लू साहब एक आला सतही इजलास बुला रहे थे और उस इजलास के दौरान जब बेरोजगारी का मामला आया तो पता लगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस सुस्त रफ्तारी से है। सर्विस कमीशन के सामने भी मामला है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने भी मामला है, ताहम जो रफ्तार होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही है। इंफॉर्मेशन ये भी दी गई कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसियां 2,497 गेजेटेड पोस्ट खाली है हेल्थ डिपार्टमेंट में, 8,000 नॉन गेजेटेड पोस्ट खाली हैं। इसी तरीके से 2,700 MTS पोजीशनें भी खाली हैं। अदर डिपार्टमेंट जहां पर वैकेंसियां खाली हैं उनमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, पब्लिक वर्क्स है, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, जहां पर वैकेंसियां खाली होने की कल बात बताई गई है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन विकास कुंडल साहब ने यह कह दिया कि 2019 के बाद बोर्ड ने तेजी के साथ काम किया है। 46,000 पोस्टें उन्हें मिली थी जिनमें 32,956 पोस्टों पर काम मुकम्मल किया गया। बाकी मानदा जो 10,000 के करीब पोस्ट हैं ये भी बहुत जल्द फिल कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1,745 गेजेटेड पोस्ट प्रेजेंटली प्रोसेस के अंदर लगी हैं और टाइमलाइन के अंदर उनको दे दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पूरा हो जाएगा। कुल मिलाकर 40,000 पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं और मुख्तलिफ महकमों के अंदर ये है। सबसे खाली महकमा जो है वो आपका हेल्थ महकमा है, उसके बाद एग्रीकल्चर, फाइनेंस, प्लानिंग और दीगर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इसी तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ से ये कहानी हमने आपके सामने रखी मुलाजमीन के हवाले से। दूसरी खबर पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि हजारों
मुलाजमीन सरकार पर नजर बनाए रखे हुए हैं और वो मुलाजमीन है, इनका अगर इन्होंने हाथ पीछे खींचा शहर और गांव के अंदर हाहाकार मचेगा। हजारों यूएलबी अर्बन लोकल बॉडी वर्कर्स अपने रोजगार और अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है और उनकी वर्क्स को, उनके काम को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाए अभी तक कोई सामने नहीं है। जो अर्बन लोकल के अंदर लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपने 15 साल 20 साल मुकम्मल किए हैं। कंसोलिडेटेड पेड वर्कर्स हैं तकरीबन 2696 के करीब है ये, और कुल मिलाकर 70 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हमारी है जहां पर ये 2000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनका मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे इनको पुर किया जाएगा, कैसे इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, इस ज़िम्मन में कोई भी हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई है। वन टाइम रेगुलराइजेशन पेंडिंग है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक फाइल मूव किया गया था कि वन टाइम जी इन सभी 2690 बच्चे जो है इनको वन टाइम में हम रिलीफ दे देंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल गई, वहां से वापस कैसे आएगी एक बड़ा सवाल है। वजीर आला साहब खुद वहां पर बैठे हैं, वजीर खजाना भी हैं, अब कितना वो काम देखेंगे वहां पर और कितनी फाइलों का वो याद भी रखेंगे, एक बड़ा सवाल है ये। लेकिन बड़ा मामला ये है कि 2696 वो कंसोलिडेटेड पेड वर्कर्स जिनका मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, 15 से 20 साल उनकी नौकरियां हो चुकी है और अभी तक भी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ है। शॉर्टेज यहां पर भी है और 31 अफसर अवेलेबल है, जबकि सैंक्शन हमारे पास कितनी है, 74 अफसर हमारे पास होने चाहिए, 70 से ज्यादा अफसर होने चाहिए, 30 अफसर हमारे पास है। और कमेटियों का काम कैसे चलेगा, स्वच्छ भारत का मिशन कैसे चलेगा, टैक्स कलेक्शन का काम कैसे चलेगा, बिल्डिंग परमिशन का काम कैसे चलेगा। और यही वजह कि सिविक बॉडियों का जो एक फुल टाइम इंगेजमेंट होनी चाहिए थी अफसरों की, वो नहीं है। अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, दीगर मामला में प्रॉब्लम है। और कुल मिलाकर अभी जो हम आपके सामने खबर रख रहे हैं कि 2690 कंसोलिडेटेड पेड वर्कर्स, इनका मामला 1350 के करीब सैनिटेशन के वर्कर्स हैं, 1347 वर्कर्स जो अदर कैटेगरीज के हैं, ये पिछले कई सालों से दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और अर्बन लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल जो नोटिफाई हुए थे SRO 417 2008 के तहत, उन पर कैसे काम करना है किसी के पास कोई भी इत्तला अभी तक नहीं है। चलिए नाजरीन, अफजराबाद जम्मू कश्मीर की हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी और अहम खबर। जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 90% जो ज़मीन है वो जियो रेफरेंस यानी कि जियो मैपिंग जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो साल 2016-17 के अंदर शुरुआत की गई थी मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत तकरीबन 100% इसको फाइनेंशियल असिस्टेंट जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इसको की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िलहाल जो है तकरीबन 90% जो ज़मीन है उसे जो है जियो रेफरेंस यानी कि डिजिटलाइजेशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है। 62 लाख तकरीबन ज़मीन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, डिजिटली उससे मैप किया गया है। 68 लाख कुल मिलाकर जो है उसमें से 62 लाख डिजिटली मैप हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ आपको बताते चलिए ये उस लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम के तहत जो ज़मीन को ताकि जो ऑनरशिप तनाज़े हैं वो ख़त्म हो सके, इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है जिसका ये मकसद है। और मरकज़ी हुकूमत का मानना है कि तकरीबन 100% जो है जो मरकज़ी हुकूमत इसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दी जा रही है लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन को। ये हुकूमत की जानिब से कल लोकसभा के अंदर इसका जिक्र किया गया है और इसका आदाद शुमार जारी किए गए हैं। तकरीबन 90% जो ज़मीन है उसे डिजिटल रिकॉर्ड में लाया गया है और आने वाले जो वक्त में जो बाकी बचा काम है उसे भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मरकज़ी वज़ीर जो रूरल डेवलपमेंट के शिवराज सिंह चौहान है उनकी जानिब से एक सवाल के जवाब में ऐवान के अंदर इसका जवाब दिया गया है। तकरीबन 68,36,683 जो लैंड पार्सल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर और 62 लाख मुकम्मल हो चुके हैं, तकरीबन 90.7%। और बाकी मादा काम जो है वो आने वाले वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जिसको साल 2016-17 में हाथ में लिया गया था, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम हो रहा है। ऐवान के अंदर
पूरी डिटेल जो है वो जारी कर दी गई है। इसके बाद आते हैं जनाब जम्मू कश्मीर की ओर और आपको ये बताते हैं कि लैंड रिकॉर्ड डिजिटल हो ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर मजीद डिजिटलाइज तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश कितनी कारगर होंगी, कितना समरावर साबित होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो अपना मजवज़ा कानून था उसमें तरमीम की है और यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज में तरमीम करते हुए अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजीद आसान करने की कोशिश की है। ऑटो स्क्रूटिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है डिजिटल बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल्स के लिए, यानी अगर आपने बिल्डिंग बनानी है अब आपने बाज़ाब्ता पोर्टल पर जाना होगा और इस ज़िमन में बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स दिए जाएंगे, लेकिन प्रोसेस होगा डीआरसी जो टेक्नोलॉजी है, ऑटो डीआरसी टेक्नोलॉजी, उसके तहत ही बिल्डिंग परमिशंस के हवाले से अब टाइमलाइन कट करके सिर्फ 30 दिन, यानी आज आपने अप्लाई किया तो विद इन 1 मंथ ऑफ फ्रेमवर्क आपको बिल्डिंग परमिशन मिलनी चाहिए। और कमर्शियल एफएआरस के लिए ये बढ़ा दिया गया कि अर्बन और ये जो है उस ज़िमन में भी जो है वो तैयारियां की गई है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट जो है 1970 का है और जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल एक्ट 2000 का है, इसी में कुछ और तरमीमें की गई हैं और अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग, इंडस्ट्रियल जोन, प्रमोशन ऑफ इंक्लूजन और तमाम चीज़ें जो है नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब आगे किस तरीके से बढ़ना होगा। मजीद क्या कुछ है खबर है, सीधे श्रीनगर चलेंगे, नातिका भट्ट हमारे साथ है। नातिका ज़रा अपडेट करें जी, क्या है ये डेवलपमेंट एक्ट 1970 जिसके तहत जिसको कहा गया कि तरमीमें की गई हैं और अब बेनिफिट मिलेगा जी, बिल्डिंग बाय लॉज को तरमीम किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को तरमीम की गई है। जी बिल्कुल, बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने बिल्डिंग बनाने के रूल्स को जो है वो थोड़ा आसान और डिजिटल बना दिया है ताकि लोगों को बिल्डिंग परमिशन लेने में कम टाइम लगे और करप्शन या फिर सब्जेक्टिविटी जो है वो भी कम हो। अब बात करें तो बिल्डिंग परमिशन अब ऑनलाइन और ऑटोमेटिक होगी, जबकि ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था और फिर भी काम जो है वो डिले हो जाता है। लेकिन अब बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक चेक करेगी कि प्लान रूल्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। अगर सब ठीक है तो जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद अप्रूवल का टाइम भी जो है अब कम हो जाएगा। पहले 60 से 90 दिन जो है वो लगते थे, लेकिन अब लगभग 30 दिन में ही परमिशन मिल जाएगी और ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें छोटी बिल्डिंग्स के लिए जो है वो सेल्फ अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि लो रिस्क बिल्डिंग जैसे कि छोटे घर होते हैं उनके लिए आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर खुद सर्टिफाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल का वेट कम होगा और चक्कर भी कम ऑफिस के लगेंगे। वहीं पर जमीन के यूज के रूल्स भी जो है इसमें सिंपल दिए गए हैं। अगर बात करें तो लैंड यूज कैटेगरीज को कम करके 4 मेन कैटेगरीज बना दिया गया है। कुछ जगह इंडस्ट्रियल एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग भी अलो होगी, यानी कि अगर हम बात करें तो टाइम भी जो है वो बच्चे तो साथ ही साथ चक्कर जो है ऑफिस के बहुत ज्यादा लगते थे वो भी अब कम हो जाएंगे। ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी इसमें जो है अलाउड किया गया है, यानी कि अगर हम कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए बात करें तो फ्लोर एरिया रेशियो जो है वो 400 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब सेम लैंड पर ज्यादा फ्लोर या फिर ज्यादा एरिया बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से। तो यानी कि अगर हम बात करें तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन प्री पेमेंट, एप्लीकेशन ट्रैकिंग, डाउनलोडेबल अप्रूवल्स और डिजिटल रिकॉर्ड, यानी कि ऑफिस जाने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नातिका भट्ट तफसीलात फराम करने के लिए। नाजरीन, ये थी जम्मू कश्मीर के हवाले से। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा आरिसपुरा की भी करते हैं, क्योंकि आरिसपुरा के अंदर एक जुवेनाइल होम जो है वहाँ पर एक फ़रार मामला सामने आया था और इस सिलसिले में अब जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से उसकी गिरफ्तारी पंजाब के अंदर हुई, इस तरह की तफसीलात मिल पा रही हैं। पंजाब से गिरफ्तार उस मुलजिम को अब जम्मू लाया गया है और जो खौफ है गैंग का रंजीत सिंह नामी जो है वो फरार होने वालों में शामिल है। अब वाक़े के बाद 6 पुलिस एहलकार मुअत्तल भी किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि आरिसपुरा के अंदर जो मामला सामने आया था, जहां जुवेनाइल होम में चलिए जनाब, जुवेनाइल होम की हम आपको खबर बताते हैं, अतफाल वाली खबर आपको बताते हैं, जहां पर आपको याद होगा कि सांबा लूट है इसका फरार हुए थे। 2 पाकिस्तानी और मकामी एक फरार हुआ था, एक की माँ भी फरार थी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके 2 को पहले गिरफ्तार किया गया और अब इतलात ये है कि खौफ गैंग के अहम तरीन रुकन करणजीत सिंह, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 2 पाकिस्तानी शहरी
उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इस तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। 16 फरवरी का दिन था जब 3 इनमेट्स जुवेनाइल होम में थे और इन्होंने अटैक किया एक एसपीओ पर और उसके बाद एक हेड कांस्टेबल को नुकसान पहुंचाया, उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद एक हथियार, धारदार वाला हथियार लिया, उससे वहां पर कार्रवाई करते हुए फरार होने में कामयाब हुए। मास्टरमाइंड तब से लेकर मुसलसल फरार था और इस ज़िम्मन में कार्रवाइयां हो रही थी, लेकिन एक बड़ी कामयाबी पुलिस को तब मिली जब ये मास्टरमाइंड जो इसके पीछे था 3 लोगों के फरार कराने में आरएसपोरा जुवेनाइल होम में, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और एक्यूज मुलजिम जो है जिसकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई है, अब इसको जम्मू कश्मीर लाया जाएगा ताकि मजीद पूछताछ इससे की जा सके। खौफ गैंग ऑपरेटिव करणजीत सिंह, जिसका उर्फ है, जो छोटा नाम उनका है, उर्फ है गुगा, और 2 पाकिस्तानी दोबारा से अब पुलिस के शिकंजे में है। मजीद तहकीकात यहाँ पर आगे बढ़ेगी तो पता लगेगा कि आखिर ये पूरा मामला कैसे हुआ था और कौन कौन लोग इसमें मजीद भी थे। तो ये तो थी बात जनाब जम्मू कश्मीर के उस जुवेनाइल सेंटर की जहां पर फरवरी में हादसा पेश आया था। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा लद्दाख की करते हैं और उसके बाद हम मशरकी उस्ताद सीधे लिए चलते हैं। आपको याद होगा कि लद्दाख के मारूफ साइंसदान, माहौलियात के माहिर जेल के अंदर है, उन पर एनएसए लगा हुआ है, मामला अदालत के अंदर है और कल रात देर के अदालत के अंदर समाअत मुकम्मल हुई है। और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस खबर पर आने से पहले जरा आपको यह बताते चले कि लद्दाख के अंदर एहतजाज की खबर हमने आपको परसों बताई थी, लेकिन इंतजामिया ने एहतजाज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। लद्दाख इंतजामिया ने परमिशन नहीं दिया लेह के अंदर एहतजाज करने की परमिशन मांगा था लेह एपेक्स बॉडी ने, और ये उस दिन मांगा था जब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब ने हलफबर्दारी की, यानी जिस दिन ओथ लोक भवन में था उसी दिन लेह के अंदर एहतजाज की खबर भी सामने आई। और खबर की तस्दीक तब हुई जब लेह एपेक्स बॉडी ने 12 मार्च को लेह के अंदर पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत मांगा था। इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि आप 12 तारीख को कोई भी रैली नहीं निकाल सकते हैं। ओथ सेरेमनी है जी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की 13 तारीख को, इसलिए लोक भवन आसपास और लद्दाख के अंदर सिक्योरिटी के मामला हैं। एलएबी और केडीए डिमांड कर रहे हैं जी स्टेटहुड 6 शेड्यूल को, और इसको लेकर बातें पिछले कई दिनों से चली रही थी। और अब एक बार फिर जब एलएबी मैदान में आना चाहती थी, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि परमिशन को डिनाई कर दिया गया है। और वो जो को चेयरमैन है लेह एपेक्स बॉडी के ट्रेंग दोरजे साहब, उनका मानना है कि रैली पुरअमन मकसद के लिए थी, इसमें कोई दूसरी तीसरी चीज़ें नहीं थी, लेकिन लगातार हम इस मांग को दोहराते रहेंगे और प्लान को मजीद भी चॉकआउट करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा, जो लेह एपेक्स बॉडी ने रैली 12 तारीख को निकालनी थी, उस ज़िम्मन में इंतज़ामिया ने इजाज़तनामा नहीं दिया है और साफ किया है कि अमन कानून में रखना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो थी एक खबर। अब आते हैं सोनम वांगचुक साहब की खबर पर। सोनम वांगचुक का मामला अदालत के अंदर ज़ेर समाअत है, और अदालत के अंदर जब ये ज़ेर समाअत है तो सोनम वांगचुक के मामले पर अदालत में कल भी बहस हुई है और मुकदमा फिलहाल टल गया है, यानी 17 मार्च तक अब समाअत सॉलिसिटर जनरल जो है वो उनकी सेहत जो है नासाज है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उसके बाद समाअत को मौखर कर दिया गया है। और जो अगली समाअत है फिलहाल ये कहा गया अदालत की जानिब से कि उसमें दलाइल जो है वो मुकम्मल होंगी। जो सोनम वांगचुक माहौलियात हैं, साइंसदान हैं, उनकी जो समाअत जो एनएसए के तहत फिलहाल बंद है, उनकी समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो अहलिया है उनकी जानिब से जो रिहाई का उन्होंने एक प्याल दाखिल की है उनकी रिहाई के लिए, लेकिन समाअत जो है वो फिलहाल मौखर कर दी गई है। 17 मार्च को दोबारा अदालत के अंदर समाअत होगी, क्योंकि जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से फिलहाल इस तारीख इस समाअत को मौखर किया गया है। मारूफ वकील कपिल सिब्बल सोनम वांगचुक के लिए अदालत के अंदर खड़े हैं, जो ये मुसलसल बता रहे हैं कि वायलेंस का वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए से लद्दाख के मामलों को हल करना चाहते हैं। फिलहाल कौमी
सिक्योरिटी एक्ट सितंबर 2025 में नाफिज कर दिया गया था इन पर। उसके बाद जोधपुर जेल लाया गया था, तब से मुसलसल जेल के अंदर है। तिब्बी मुआयना इनका कराया गया है और फिलहाल 17 मार्च तक अब केस की कोई भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल साहब बीमार है, इसलिए सरकार का मौकफ कोई नहीं रख सकता है। आगे बढ़ेंगे जी, इसी खबर के हवाले से एक और खबर भी है, और खबर उनकी अहलिया गीतांजलि के बारे में है। और इतलात और खबर यह है कि गीतांजलि का मानना है कि अगर सोनम वांगचुक बाहर आते हैं तो अब एहतजाज नहीं होंगे, अब पुरअमन तरीके से लद्दाख के मामले को उठाने की कोशिश की जाएगी। सोनम वांगचुक अब मुज़ाकरात डायलॉग को ज्यादा परस्यू करेंगे। अगर वो रिहा होते हैं तो उसके बाद उनका जो हिकमत अमली होगी वो मुज़ाकरात होंगी, डायलॉग्स होंगी, और डायलॉग्स के जरिए से मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। गीतांजलि ओंगमो एक एक्टिविस्ट खुद भी है और उनका मानना है कि अब कोई भी जो सोनम वांगचुक साहब है उनको सियासत में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उसके बरक्स भी जो मामलात लद्दाख के हैं वो हमारे इनफरादी मामलात हैं, इज्तिमाई मामलात हैं। उन मामलात को देखते हुए सोनम वांगचुक अब ओपन पॉलिटिक्स के बजाय मज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मूवमेंट टू पुश कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पीसफुली, इस पर वो आज भी काम करेंगे। याद रखिएगा कि मुसलसल उन पर यही इल्ज़ाम था कि उन्होंने जी तकरीरें की जिसके बाद तशद्दुद हुआ, लेकिन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि का मानना है कि अगर उन्हें रिहा किया गया खामोश नहीं बैठेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अब पुरअमन होगा। सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील आपको दिखेगी। सोनम वांगचुक की अहलिया की तरफ से मीडिया के साथ एक तवील इंटरव्यू में ये बात बताई गई है। चलिए जनाब, इसके बाद जरा सीधे चलते हैं मशरिकी वुस्ता, जहां पर सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनती हुई नजर आ रही है। जंग का आज 12वां दिन है और जंग के 12वें दिन के बीच आज भी मिसाइल चली है, आज भी सायरन बजे हैं और आज भी लोगों के मारे जाने की इत्तलात दोनों तरफ से सामने आ रही है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के हवाले से। आज इस जंग का मशरिक वुस्ता के अंदर जो चल रहा है, आज इसका 12वां दिन है और दोनों तरफ से यानी कि अमेरिका, इसराइल, ईरान के अंदर जो हलाकतों का सिलसिला है, तबाही का सिलसिला, वो लगातार जारी है। और आपको बताते चले कि जो अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की इतलात है, अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि तकरीबन जो है जो जख्मी फौजी एहलकार हुए थे वो वापस अपनी ड्यूटियों पर वापस चले गए हैं। और उसके साथ साथ ही जो ईरान का दावा है, ईरान की जानिब से कहा गया है कि बहुत से ऐसे फौजी हैं, इब्तिदाई जब हमले हुए हैं तो उस दौरान फौजियों की हलाकत हुई है और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में फौजी जख्मी हुए हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से इसकी अभी तक ना ही तस्दीक हुई है ना ही तरदीद हुई है। लेकिन ये जो सूरत हाल खलीज के अंदर बनी हुई है, इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, इस वक्त ये अहम और बड़ी खबर कि अभी यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो बहरीन के अंदर है, कतर के अंदर है, इराक के अंदर है, कुर्दिश के अंदर है, यूएई के अंदर है और बहरीन के अंदर है, इन तमाम इलाकों पर रात भर एक बार फिर ईरान की तरफ से टारगेट ओरिएंटेड हमले किए गए हैं। ईरान ने इसकी तस्दीक की है और यहाँ पर कतर, इराकी कुर्दिश, यूएई और ब्रिटेन के इलाकों के अंदर भी इस बात की तस्दीक हो रही है। और उसके साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो इतलात और खबर ये है कि आज भी एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरबराही में, क्योंकि हॉर्मुज़ का जो मामला है वो इंतहाई तूल पकड़ता जा रहा है। थोड़ी देर में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन अमेरिका इस बात को मान चुका है कि अफवाज जख्मी हुए हैं और जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक भी है, कुछ रूबसेहत भी हुए हैं, वापस जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ईरान पर बैक टू बैक हमले हो रहे हैं और उन हमलों की वजह से जो असासे हैं वो धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ से ये कि 12 रोज मुकम्मल हुए हैं, दूसरी तरफ से दूसरी खबर पर आते हैं और दूसरी अहम खबर कि आज 12वें रोज पर जब यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने बैक टू बैक कई हमले किए हैं और ये हमले इस वक्त यूएस बेस जो इराक के अंदर है और बहरीन के अंदर है वहां पर किए गए। आज एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिकी बेसिस जो इराक और बहरीन के अंदर है यहां पर हमला हुआ है। पेंटागन रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर भी नुकसान की इतलात आ रही है। एनालिटिक व्यू जो है वो लिया जा रहा है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए से मिडिल ईस्ट के टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज 12वें रोज भी जब सूरत हाल इस तरीके की होगी तो आगे होगा क्या। तो बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इस बीच अब्बास अरागची वज़ीर ख़ारजा जो हैं ईरान के,
उनका बयान भी आया है और अब्बास अरागची ने साफ किया कि अमेरिका का जो प्लान 1 था मुकम्मल नाकाम हुआ है, प्लान 2 मुकम्मल नाकाम हुआ है और यही वजह कि हड़बड़ी में ट्रंप साहब सुबह एक, दिन में एक और रात को एक बयान देकर कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। अब्बास अरागची ने डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार किया है। They failed. They thought that in a matter of 2 or 3 days they can go for a regime change, they can go for a rapid, clean victory, but they failed. So I believe that option, plan A was a failure, and now they are trying other plans, but all of them have failed as well. And I don't think they have any realistic end game in their mind, because we are seeing some sort of a chaos in their sayings, in their actions. They have just started to attack us blindly, our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings चलिए continue. नाज़रीन, अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा जहां हम खलीज की कर रहे हैं तो अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगातार वो आए रोज अपने बयान बदलता रहता है और इस बार जो है ईरान के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का दिफा किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जो हमले हुए हैं उसका दिफा किया है और ये भी कहा है कि ईरान मशरिक़ वस्ता के अंदर गलबा हासिल करना चाहता है, इसलिए उस पर हमला करना ज़रूरी था। ट्रंप का ईरानी मिसाइलों और जौहरी प्रोग्राम पर उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया है और साथ ही साथ उन्होंने मशरिक़ वस्ता में जो बढ़ती कशीदगी है उस पर भी आलमी तशवीश है। बल्कि आलमी रहनुमा जो है वो उनका मानना है कि अगर इस पर जल्द कोई बातचीत, इसे मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं किया गया तो मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका जो ईरान पर उन्होंने हमले किए हैं उसका उन्होंने दिफा किया और साथ ही साथ ये कहा कि जिस तरह से ये अपना पावर गेन कर रहा है ईरान मशरिक़ वस्ता के अंदर, खलीज के अंदर ये गलबा हासिल करना चाहता है खलीज के अंदर, इसलिए उस पर हमला करना ज़रूरी था। डोनाल्ड ट्रंप का तीसरा बड़ा बयान आज आया है। पहले ये था कि रजीम चेंज होना चाहिए, लोग उसके खिलाफ हैं, वो नाकाम होते हुए नजर आ रहा। फिर नए आयतुल्लाह की जब तकर्रुरी हुई तो कहा गया कि हमसे जनाब पहले मशवरा करें, वो भी नहीं हुआ। अब ये बयान दिए रहे हैं कि जनाब हमें ये बात इतला है कि अगर ईरान मजबूत हुआ तो अरब दुनिया, जिनमें कतर, बहरीन, यमन और आसपास के इलाके हैं, इन तमाम इलाकों को खतरा था। इसलिए हम अब ये चाहते हैं कि मिसाइल से लेकर यूरेनियम से लेकर रजीम तक तमाम चीज़ें ख़त्म हो ताकि एक बार ये मामला सेट किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब 10 दिन में तीसरा यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है जरा सुन लीजिएगा। Iran's a very powerful country. They were going to take over the Middle East. If we did not hit them, they were going to take over the Middle East. They had thousands and thousands, since their last hit, they had thousands and thousands of missiles and everything else. Most are now destroyed. But they were going to take over the Middle East. Those weapons were aimed at Middle Eastern countries that had nothing to do with this. They were going to take over the Middle East and they were going to try and destroy Israel. So we stopped it with good timing, and we're very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, there'll be अमेरिका कह रहा है कि एंडेड सून होगा जी, बहुत जल्द ये जंग खत्म होगी। लेकिन क्या वाकई तौर पर जंग बहुत जल्द खत्म होगी, एक बड़ा सवाल है। इस बीच जरा आपको सेक्रेटरी स्टेट की भी बात प्रेस सेक्रेटरी की भी बात करते हैं, और वो खातून जो मीडिया के सामने आकर बात रखती है अमेरिका की, उन्होंने कल इस बात की वजाहत कर दी कि अमेरिका और रूस के बीच जारी मुज़ाकरात में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें जारी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है ताकि तेल की जो तरसील है और तेल का जो निज़ाम और सर्विस लाइन है वो मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ सके। इस बीच एक सवाल के जवाब में भारत को लेकर उन्होंने बयान दिया है और व्हाइट हाउस का मानना है कि भारत एक अच्छा एक्टर है, गुड एक्टर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब सियासत तेज हो रही है।
हिज़्ब इख्तिलाफ के मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस बयान को शदीद अल्फाज में लिया है और कहा कि आज ऐवान के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर इस पूरे मामले पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की जाएगी। और कैरोलिना की तरफ से जो बयान दिया गया है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, उसमें यह साफ कर दिया गया कि भारत को इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि वो रूस से तेल ले लें, लेकिन एक अच्छे एक्टर के तौर पर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बयान तब आया है जब मुसलसल भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने तरीके से चलाते हैं और बैरूनी मुदाखलतें बर्दाश्त नहीं होंगी। हमारा एक असर रसूख पूरी दुनिया के अंदर है, जो एक सही बात भी है, लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज और जिन अल्फाज का इस्तेमाल प्रेस सेक्रेटरी साहिबा ने किया है, उसके बाद भारत के अंदर सियासत काफी ज्यादा तेज हुई है। Thank you. Last week, the Energy Secretary issued a waiver for India to get oil, Russian oils, during this energy crisis. Yes. Have you spoken to President about it? What's the idea behind this? I've spoken to the President about it? Yes, I have spoken to the President about it. And the President and the Secretary of Treasury and the whole National Security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil, and this Russian oil was already at sea, it was already out on the water, so this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. तो थे जिसको लेकर हंगामे की आसार है, लेकिन माहिरीन अंग्रेजी जो है, ये जो एक्सपर्ट्स इंग्लिश के, उन्होंने कहा कि नब सही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, ये वो एक्टर नहीं है, ये कोई और माने में इसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पॉलिटिक्स है जी। आज आप देखेंगे ऐवान के अंदर हंगामा होगा। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आपको बताते हैं कि नए मजहबी पेशवा का बयान आया है और ये बयान एक बड़ा बयान है और इस बयान के क्या माने हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ ईरान के अंदर हो सकता है और उसका इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ होगा, वो इस पर मुज़मिर है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा खामनाई का बड़ा बयान न्यूक्लियर पॉलिसी पर आ चुका है। बड़ा बयान, मुश्तबा खामनाई ने ईरान के न्यूक्लियर पॉलिसी में एक नई रूह डालने की बात कही है। ईरान ने कैंसिल किया जी अपना न्यूक्लियर एग्रीमेंट, यानी जो मुआहिदा था कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे जी, हम सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करेंगे जो ज़रूरत होगी। अब कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जौहरी धमाक, जौहरी मुल्क बनना, न्यूक्लियर पावर बनना ईरान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरीके के हमले होंगे और हमलों को रोकने के लिए एक बार अब ये हथियार हमारे हाथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुश्तबा खामनाई का बयान ईरान के मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग पर इस वक्त वायरल हो रहा है। बड़ी खबर मिडल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां पर सोशल मीडिया और ईरान के जितने भी ज़राए ब्लॉग है वो मुश्तबा खामनाई के इस फैसले को लिख रहे हैं कि मुश्तबा खामनाई ने कैंसिल किया जी इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, ईरान की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है और आने वाले दिनों में ईरानी हुकूमत इस ज़िमन में एक जॉइंट मैकेनिज़्म के तहत काम करेगी। ये मुश्तबा खामनाई का बड़ा बयान सामने आया है। चलिए नाज़रीन, ईरान की बात हो रही है, तब ईरान के हवाले से, खलीज के हवाले से अब ज़रा चीन की जानिब से भी एक बड़ा बयान वज़ीर ख़ारिजा चीन के, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हालात खलीज के अंदर बने हुए हैं, जो खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी है उसका एहतराम करना ज़रूरी है। सभी आलमी रहनुमाओं से इस हवाले से अपील की है कि वो अपनी मुदाखलत करे और जो हालात कशीदा है उस पर काबू पाने की कोशिश करे, पहल करे। ये चीन की जानिब से, चीन के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं मैंगी, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब खलीज के अंदर वहाँ पर कशीदगी जो है वो लगातार जारी है। चीन ने ईरान पर किए गए हमलों पर भी तनकीद की है। वांग की को उन्होंने जो कुवैत के अपने हम मनसब हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया, उनसे बातचीत की है और अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर हमलों पर एतराज़ भी ज़ाहिर किया है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वैंग की जानिब से ये कहा गया है कि खलीज के जो ममालिक हैं उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करना ज़रूरी है और साथ ही साथ जंग को रोकने के लिए सभी आलमी रहनुमाओं से अपील की गई है कि वो मुदाखलत करे, अपना रोल अदा करे ताकि मज़ीद कशीदगी ना बढ़े और हालात को बेहतर ला जाए। इस सिलसिले में उन्होंने आलमी रहनुमाओं से भी अपील की है।
चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कल कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी बातचीत की है और इस दौरान खित्ते की सलामती के हवाले से गुफ्तगू हुई है और चीन ने साफ कर दिया है कि मिडल ईस्ट के अंदर क़याम अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात है, इसलिए ईरान को हर ताउन और मदद फराहम की जाएगी। वांग यी ने कल इस बात को तब दोहराया जब वो कुवैत के वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। चलिए जनाब 10 बज रहे हैं जी, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। गौर कुछ और मुझे आप देंगे इजाज़त। कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाज़िर खिदमत रहेंगे, जहाँ पर खबर जम्मू कश्मीर की, मुल्क की सलामती की और इस जंगज़दा इलाके की भी आपको बताएंगे। फिलहाल हमें देंगे इजाज़त और हमारी राब्ता साइटों पर आप बने रहेंगे। अल्लाह हम या नासिर।